नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए पेंशन पर गजब का फैसला आ चुका है। पेंशन धारक मालामाल हो चुके हैं। पेंशन में दोस्तों 15% की बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। हाईकोर्ट ने आप सभी की सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत दे दी है। वही दोस्तों यहाँ पर 18 माह का एरियर सिर्फ पेंशन धारकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। 5, 10 और 15% पेंशन को लेकर नया सर्कुलर आ चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि एनपीएस से संबंधित नए नियमों में बदलाव कर दिया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि दोस्तों पीएफआरडीए ने इसके लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार नए पेंशन सिस्टम को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। अब कोर्ट जाने की बारी पेंशन धारकों की आ चुकी है, जैसा दोस्तों बड़ा नुकसान यहाँ पर पेंशन धारकों को हो रहा है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन पाने के लिए यहाँ पर जो है भरना होगा फॉर्म नंबर 10D और जानिए पूरा प्रोसेस और कितनी है इसकी जरूरत है। इनके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं या फिर दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हम हाजिर हो चुके हैं। इसलिए आपसे निवेदन यही करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित मालूम चलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर हम यहाँ पर जो है खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पेंशन धारकों के लिए गजब का फैसला हुआ है। पेंशन धारक यहाँ पर जो है मालामाल हो चुके हैं। पेंशन में 15% बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 80 क्रॉस करते ही आप सभी की एडिशनल पेंशन के अंदर 20% की बढ़ोतरी को केंद्र सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद लगातार आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 5 साल के अंतराल में 5% करने की बात चल रही थी, जिसमें दोस्तों हाल फिलहाल में 5, 10 और 15% पेंशन के लिए नया सर्कुलर आया था, जिसमें यहाँ पर जो है 5, 10 और 15% क्रमश 65, 70 और 75 एज की यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को देने की बात कही जा रही थी। तो इसमें दोस्तों 15% पेंशन बढ़ोतरी पर आप सभी के लिए सहमति बन सकती है, ऐसा बड़ा अपडेट आया है, जिसमें दोस्तों केंद्र सरकार ने अपडेट जारी किया है कि 20% एडिशनल पेंशन का यहाँ पर जो है 80 साल क्रॉस करते ही प्रावधान है, लेकिन इसमें अब और रियायत दी जाएगी और यहाँ पर जो है 75 साल की एज में 15% पेंशन बढ़ोतरी को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए आदेश जल्द जारी कर सकते हैं, लेकिन तमाम जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद ये आदेश जारी होंगे। लेकिन आप सभी के लिए 20 के बाद 15% पेंशन बढ़ोतरी को भी यहाँ पर जो है मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, जिसमें दोस्तों कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है और 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी यहाँ पर मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है, जिसकी भी चर्चा आगे इस वीडियो के अंदर करने जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए एनपीएस से संबंधित नए नियमों में यहाँ पर बदलाव हो चुका है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर नया सर्कुलर जारी किया है। तो दोस्तों पीएफआरडीए ने आखिरकार क्या नया सर्कुलर जारी किया है और एनपीएस से संबंधित नए नियमों में क्या बदलाव हुआ है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों निवेदन आपसे रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों पीएफआरडीए ने हाल फिलहाल में एनपीएस को लेकर अपडेट जारी किया है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, ये बड़े बदलाव पीओपी को यानी एनपीएस में निवेश खाता खोलने संबंधी सेवाओं वाले केंद्र शुल्क के संबंधित दिए हैं। जी हां दोस्तों, एनपीएस में पीओपी केंद्रों से पहले भी शुल्क सीमा नहीं थी, लेकिन अभी पीएफआरडीए की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक इसमें अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय हो गई है। जी हां दोस्तों, पीओपी केंद्र पर जो सुविधा दी जाती है उसमें लगने वाले शुल्क के लिए समय सीमा तय कर दी है। यहाँ पर जो है अब सीमा तय हो चुकी है, जिसके अंतर्गत ही शुल्क आप सभी से लिया जाएगा। दोस्तों एनपीएस में पीओपी केंद्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और फिलहाल पीएफआरडीए की तरफ से इसमें शुल्क ढांचे में बदलाव कर दिया जा चुका है। एनपीएस में अगर कोई कर्मचारी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको यहाँ पर 200 से लगाकर 400 रुपए शुल्क देना होगा और एनपीएस में शुरुआती कंट्रीब्यूशन पर दोस्तों 0.50% तक का शुल्क देना होगा। यह न्यूनतम 30 रुपए से अधिकतम 25 रुपए तक यहाँ पर जो इसके बीच में रहने वाला है। यह आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, यानी कि एनपीएस में जो है पीओपी से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित करने की तैयारी जो है वो ईपीएफओ और सरकार कर रही है और अब इसमें कोर्ट जाने की बारी आ चुकी है, क्योंकि पेंशनधारक बता रहे हैं कि उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कोर्ट जाने की बारी क्या है, ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित करने की तैयारी कैसे है और बड़ा नुकसान क्या है, इसकी भी संपूर्ण रूप से जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही है। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, आगे पीछे करके न देखिएगा, क्योंकि आपको पूरी जानकारी इस पर समझ में नहीं आएगी। देखिए दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनर्स एक बार फिर से
कोर्ट में शरण में जाने की तैयारी कर रही हैं। जी हां दोस्तों, उच्च पेंशन खाते में आने वाला ही था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपना फैसला ही बदल दिया। पेंशनर्स को जारी डिमांड लेटर वापस के साथ साथ जमा पैसा तक लौटा दिया गया। इसको लेकर पेंशनर्स कोर्ट जाने का सहारा लेने वाले हैं। दोस्तों, उच्च पेंशन के भुगतान से पहले सेल के सभी यूनिट सीपीएफ ट्रस्ट पर ईपीएफओ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमा राशि को लौटा दिया गया है। पेंशनर्स का कहना है कि पीएफ ट्रस्ट और ईपीएफओ के बीच का विवाद है, जिसमें पेंशन धारकों को बड़ा नुकसान झेलने को पड़ रहा है। इसमें पेंशनर्स को क्यों पीछा जा रहा है? सेल के सभी यूनिट्स की पीएफ ट्रस्ट में अंशदान ईपीएफओ हर साल ऑडिट भी करता है। इसके बावजूद अब जब पेंशन देने की बारी आई तो बेईमानीबाजी की जा रही है। इसलिए कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी लड़ाई के बाद पेंशनर्स को उच्च पेंशन का अधिकार मिला था। अब उसी पेंशन पर विराम लगाने का पूरा इंतजाम यहाँ पर केंद्र सरकार और ईपीएफओ ने कर दिया है। तो दोस्तों, ईपीएफओ शुल्क लेता रहा है और ऑडिट भी किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सेल के सभी सीपीएफ ट्रस्ट में यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन लिया गया, कंपनी कंट्रीब्यूशन दिया गया, जिसकी अनुमति उससे नहीं ली गई, जबकि ईपीएस 95 के तहत ईपीएफओ की तरफ से वेज सेलिंग 15,000 के अनुसार सभी पीएफ ट्रस्ट में ईपीएस 95 के तहत 15,000 का 8.33% ईपीएफओ को अंशदान भेजता रहा है। साथ ही सभी प्रशासनिक शुल्क का भी भुगतान पीएफ ट्रस्ट की तरफ से किया जाता रहा है। साथ ही प्रत्येक वर्ष इसे ऑडिट भी होता रहा है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित होने वाले पेंशन धारक क्या बोले हैं? तो दोस्तों, सेल के भिलाई स्टील प्लांट में रिटायर्ड राजेंद्र पिल्लई ने यहाँ पर बातचीत में बताया कि ईपीएफओ नए नियम पालन करने की बात कर रहा है, लेकिन हर साल ऑडिट करने वाला ईपीएफओ आखिर मौन क्यों था? इसका जवाब भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को देना होगा। पीएफ ट्रस्ट पीएफ रूल्स के मुताबिक 12% तक काटता है। ट्रस्ट घाटा में जाता है तो उसकी भरपाई कंपनी करेगी। ऐसे में कर्मचारियों को उलझना ठीक नहीं होगा। पेंशनर्स के बीच की चर्चा कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे, और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है। इन दोनों कानूनी लड़ाई के बाद इसे लंबा और ईपीएफओ खींचा जा रहा है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर है। साथ ही लोकसभा चुनाव में आप जो है ईपीएफओ खामोश है। जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन से जुड़े श्रमिक नेताओं का कहना है कि जहां तक जानकारी मिल रही है, कभी भी ईपीएफओ ने सेल के किसी ट्रस्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया। ईपीएफओ ने यहां पर 11वां बी का लेटर दिया। क्लोज के तहत डिमांड नोटिस को वापस कर दिया गया। अब दिल्ली से गाइडलाइन मिलने का इंतजार करने की बात सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव खत्म होने तक ईपीएफओ कुछ भी नहीं करने के मूड में लग रहा है। ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों का यहाँ पर लगातार कमेंट प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं सेल प्रबंधक अब तक क्या कर रहा है? कार्मिकों को लाखों रुपए दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राजी है। एम्प्लॉयर की खामोशी भी खटक रही है और बीएसपी प्रबंधकों को भी आगे बढ़कर इसका काम करना चाहिए। ये तमाम पेंशन धारकों की राय सामने आ रही है। वही दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D भरना होगा, तो इसको प्रोसेस और कितनी इसकी जरूरत है, इसके बारे में पूरी बात करते हैं। देखिए, पेंशन स्कीम के तहत आप आश्रितों की कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तमाम स्कीम का दोस्तों हम यहाँ पर बीते दिनों विस्तार से आप सभी को जानकारी दे चुके हैं। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए हमने 10 फॉर्म डी फॉर्म जमा करने की जानकारी दी है। हमारे ईपीएफओ के पिछली सीरीज में ये उल्लेख किया गया था कि इसकी अगली कड़ी में 10 फॉर्म डी फॉर्म कैसे कर जाए। तो आइए जानते हैं कि फॉर्म नंबर 10 क्या है और पेंशन हासिल करने के लिए कितनी इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पेंशन 10 फॉर्म डी भरने की प्रक्रिया जो है आप सभी की 15 चरणों में बताई गई है, जिसमें 10 फॉर्म डी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, पेज में यूएन मेन्यू पर जाना होगा, मेंबर ई सेवा यूएन संख्या पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। यदि ई नॉमिनी नहीं किया है तो उसका नाम डालना होगा और ई नॉमिनी पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। अपना बैंक अकाउंट बैंक नंबर वेरीफाई करना होगा। नियम और शर्तें स्वीकार करनी होगी। अगली स्क्रीन पर जो आपको डिटेल्स बराबर जांच दिखाई देगी, उसमें दोस्तों प्रोसीडिंग ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों स्कीम प्रमाण पत्र या डिफेंस पेंशन के विकल्प नंबर 9 पर क्लिक करना होगा और इसके बाद परिवार के सदस्य, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर आदि सही तरीके से जांच करनी होगी। फिर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। अपलोड फाइल को देखकर यहाँ पर जांच करनी होगी। नियम और शर्तों पर क्लिक करना होगा। अपना आधार, फोन नंबर और ओटीपी भेजनी होगी और इसके बाद ओटीपी भरकर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर जमा दावे की कॉपी क्लिक हेयर पर देख सकते हैं और इसके बाद दोस्तों 10D फॉर्म सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा हो जाएगा और यह ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरीके से बेहद आसान है। इसे बड़ी सरलता से किया जा सकता है।